देखते हैं एक नया टॉपिक। वैसे हमने लास्ट टॉपिक में एक टॉपिक पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हमने बिल्कुल छोड़ा था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि 3 टाइप का। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो हमने लास्ट लेक्चर में खत्म किया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए मैंने बताया था कि किसी भी बॉडी पर द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज सिंपल लैंग्वेज में बोलना करते हैं, द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a basic unit of charge। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। The charge on any body is the integral multiple of a basic unit of charge, that is electron। It means let us consider a body। कंसिडर करते हैं। अब now we want to calculate how much charge it contains। इस बॉडी पे कितना चार्ज अवेलेबल है। जितना भी चार्ज अवेलेबल होगा वो बेसिक यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। जैसे हो सकता है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज, या होगा 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb, या 3 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन बराबर। इंटीग्रल मल्टीपल, तो इंटीग्रल मल्टीपल ही होना चाहिए। ये नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का कोई चार्ज हो जाए, अब हम इसे बोलते हैं 1.9 into 10 to the power minus 9। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि या तो बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नेचुरल नंबर होंगे इंटीजर। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि इस बॉडी के पास मैं बोलूं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन था और आधा इलेक्ट्रॉन ले लेते, तो ये अनस्टेबल स्टेट है। तो इसलिए किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी Q, लेट्स सपोज द टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज Q, which is equal to the इलेक्ट्रॉन का n टाइम्स, here n is 0 1 2 3 होगा। ये नेचुरल नंबर इंटीजर है। तो ये बात हम लास्ट में लेक्चर में करेंगे। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे ये इसका बेसिक क्वेश्चन तो है नहीं, फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एज्यूम दैट ईच एटम इन अ कॉपर वायर, कॉपर की वायर है हमारे पास, कॉपर वायर कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब एक एटम से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कि एक एटम से सिर्फ और सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा। तो हमें पूछा है कि एस्टिमेट करो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर। तो इस पूरी कॉपर वायर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? अगर इसका मास 6.4 ग्राम होगा तो अगर हमें पता लग जाए कि कितने इसके पास एटम है, 6.4 ग्राम है, तो ये पता लग जाएगा कि कितने इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक एटम का मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम ये पता करेंगे कि 6.4 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स हैं कितने। अवागाद्रो कॉन्सेप्ट से इसको करना बहुत इजी है। तो यूजिंग अवागाद्रो कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा अवागाद्रो कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ कॉपर कंटेन 6.02 into 10 की पावर 23 एटम्स। इसका मतलब ये, जैसे कि हम 10 लाख में यूज करते हैं कि भाई 1 डजन का मतलब क्या होगा, 1 डजन का मतलब 12 आइटम्स होते हैं।
12 आइटम्स। 1 स्कोर का मतलब क्या होगा? 20। सेंचुरी का मतलब क्या होगा? 100। हाफ सेंचुरी का मतलब क्या होगा? 200 सॉरी 50। इसी तरीके से अवागाद्रो ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट 11th क्लास स्टार्टिंग बुक में दिया हुआ है, जिसका आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये था कि 1 मोल ऑफ एनी, 1 मोल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस का हम 1 मोल ले लेंगे तो 1 मोल में इतने ही एटम्स निकलेंगे, 1 मोल में इतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 मोल में इतने ही प्रोटॉन निकलेंगे। जिस तरीके से 1 डजन में 12 आइटम्स होते हैं। तो 1 मोल ऑफ कॉपर इक्वल टू दिस एटम्स। कॉपर का 1 मोल कितने ग्राम का दिया हुआ है क्वेश्चन में? टेक एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 64 ग्राम पर मोल। एक मोल में 64 ग्राम। इट मींस 64 ग्राम कंटेन 6.2 into 10 की पावर 23 एटम्स। We have to find in 6.4 gram. In 1 gram, it contains 6.02 into 10 की power 23 upon 6.4. In 6.4 gram, 6.02 into 10 की power 23 upon 6.4 into this. इसका मतलब कॉपर के 6.4 ग्राम में वायर में कितने एटम्स हैं? जब एटम्स इतने हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इतने। तो क्वेश्चन में बोला था कि एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करता है। इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6.02 into 10 की पावर 22। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक क्वेश्चन भी हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक रीजन भी हो गया जो हमने पिछली क्लास में पिछले सेशन में देखा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जिस तरीके से ग्रेविटेशन में मासेस के ऊपर न्यूटन ने लॉ ग्रेविटेशन लॉ, वो लॉ क्या है? द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Proportionality कांस्टेंट हटा के एक कांस्टेंट आया जिसकी वैल्यू थी 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर इंच स्क्वायर। इसका मतलब दो बॉडीज आपस में फोर्स लगा रही है और उस फोर्स का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब ने अपना लॉ दिया कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, द फोर्स बिटवीन any two charges, let's suppose these charges are q1 and q2, the force between any two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. Let's suppose we have two charges q1 and q2 and they are separated by a distance r.
equal to the directly proportional force is directly proportional to the product of these charges, product q1 into q2, product of these charges and inversely proportional. This force is inversely proportional to the square of the distance between them. Let us combine these. कंबाइन करने के बाद हमको ये लॉ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये k क्या है सर, इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसी के बाद आगे डायरेक्टली कांस्टेंट इसका यूज होगा k। here k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught, और इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू 9 into 10 की पावर 9 होगी। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इस पूरे k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस लॉ को हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 अपॉन r स्क्वायर। इतने न्यूटन का फोर्स किसी दो चार्जेस के बीच में लगेगा और इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर एक चीज आई है, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ऐसे अभी टॉपिक मुझे पता नहीं है। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल permittivity of free space, यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ मीडियम हो सकता है वो मीडियम वैक्यूम हो सकता है वो मीडियम एयर हो सकता है वो मीडियम वाटर हो सकता है वो मीडियम माइका हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच का जो मीडियम है वो डिसाइड करेगा कि फोर्स किस स्पीड में ज्यादा लगेगा, किस मीडियम में ज्यादा लगेगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इतना नोट कर लेना। अगला टॉपिक हम देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक के बारे में पहले बात की है। डाइलेक्ट्रिक के बारे में पिछला वीडियो में डाला था, उसमें बताया था कि डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक्स वो इंसुलेटर होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखने पर पोलराइज हो जाते हैं, यानी कि उनके सरफेस पर चार्ज आ जाता है। और वो चार्ज किस तरीके से उनके सरफेस पर आता है, पिछले इसमें हमने बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल permittivity of medium to the electrical permittivity of free space। इसको हम डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड बाई K और एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r का मतलब हो गया रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन r दैट इज K इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम हमेशा एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे क्योंकि मीडियम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है तो एप्सिलॉन m रेशियो किसके साथ, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। इसको नोट कर लें, यानी कि K इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया।
नाउ कंसीडर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का रेशियो होता है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगा है, ये जो आप फोर्स लगा रहे हैं, ये मीडियम इनको कितना सपोर्ट कर रहा है, ये मीडियम को कितना परमिट कर रहा है फोर्स लगाने के लिए। कौन सा मीडियम कितना परमिट करता है, अलाउ करता है कि फोर्स लगे, वो ये बताता है। नाउ कंसीडर जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर एग्जांपल वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता 1 होता है। एयर का ग्रेटर देन 1, अप्रोक्सीमेटली 1.003। माइका के लिए ये होता है 3 से लेकर 4 तक। वाटर के लिए ये होता है 81। नाउ हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि दो चार्जेस के बीच में व्हाट होगा k = 81। कंसीडर कर लेते हैं a की वैल्यू 81, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 ऑफ वाटर। देन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 81 = एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब एप्सिलॉन m की वैल्यू कितनी आ गई? एप्सिलॉन m = 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसको फॉर्मूला रखें, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में हमने ले लिया है वाटर, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, फोर्स F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो एयर के लिए होता है, लेकिन हमें किसका लेना है? मीडियम का। मीडियम क्या है इसका? वाटर। वाटर के मीडियम के लिए हम लेंगे, क्योंकि मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन m q1 q2 अपॉन r²। एप्सिलॉन m की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन m की वैल्यू है 81 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन 81 वाला कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। यही तो फोर्स है जब मीडियम में कुछ नहीं है, एप्सिलॉन नॉट मतलब वैक्यूम। तो इसको हम वैक्यूम ले सकते हैं। वैक्यूम के फोर्स को हमने ले लिया, F = 1/81 * फोर्स इन वैक्यूम। यानी कि किसी भी मीडियम में अगर वाटर है तो उन दोनों के बीच का फोर्स इन मीडियम 1/81 हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम। यानी कि फोर्स इन मीडियम = फोर्स इन वैक्यूम अपॉन 81 वाटर आने पर। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि FO = 81 FM। यानी कि अगर एयर है, वैक्यूम है, तो फोर्स मीडियम का 81 टाइम्स है। यानी कि हम कंसीडर कर लें कि मीडियम में हमारे दो चीजें, एक है एयर और एक दूसरी है वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर में जो फोर्स है वो वाटर में लगने वाले फोर्स का 81 टाइम्स होगा। ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ हम आगे जाएंगे, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। पॉज करें। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगला टॉपिक। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नंबर 1 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। दूसरा होता है
सरफेस या फिर एरियल कह सकते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। नंबर थर्ड एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्यूबिक चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से। मतलब तीन टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कोई सी भी बॉडी हो, वो लीनियर हो, वो टू डायमेंशनल बॉडी हो, वो थ्री डायमेंशनल बॉडी हो, तो उसमें चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही, लेकिन वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हो, इसको हम समझने के लिए सीधे सीधे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये तीन फॉर्मूले से हम इनकी डेफिनेशन बना लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। माना कि हमारे पास एक लीनियर वायर है और इस वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं इस वायर का एक छोटा सा पार्ट, वो देखो ये पार्ट छोटा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होगा, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। तो क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके पास चार्ज भी होगा, तो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लीनियर वायर के ऊपर, ये हमने इसमें देखना है। तो इसको डिफाइन किया गया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि छोटे से पोर्शन में जो कि लीनियर है, वन डायमेंशनल में चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा वही इसकी चार्ज डेंसिटी होगी। यूनिट लेंथ में माना कि ये बहुत बड़ी वायर थी 5 मीटर की, और हम इसमें निकाल रहे हैं पर सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं या पर मीटर में निकाल रहे हैं, तो पर मीटर में जितना चार्ज अवेलेबल होगा वही इसकी चार्ज डेंसिटी होगी। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी पर यूनिट लेंथ। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब ये बॉडी जो होगी हमारे पास वो टू डायमेंशनल बॉडी होगी, स्क्वायर लैमिनार एरिया। स्क्वायर लैमिनार को हमने छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया। ये छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करने के बाद हमने इसका एक पोर्शन ले लिया जिस पर चार्ज था डेल्टा क्यू और इसका एरिया था डेल्टा एक्स। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज होगा, चार्ज इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हम थ्री डायमेंशनल एक बॉडी ले लेते हैं। थ्री डायमेंशनल बॉडी में हमने सपोज कर लिया कि एक छोटा सा पोर्शन है जिसका वॉल्यूम है डेल्टा वी और इस पर चार्ज है डेल्टा क्यू। द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। पर यूनिट सरफेस पे पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है वो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। और पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, देखो चार्ज तो होगा क्योंकि कोई भी बॉडी हो चार्ज तो उसको होता है, तो इस बॉडी पर भी चार्ज होगा पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज। यूनिट लेंथ की बात करेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आज के लिए इतना ही है इस लेक्चर में। इसके आगे हम अगले टॉपिक में इनका यूज पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। फिर इसके बाद आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह